हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका एक और इन्फॉर्मेटिव डिटेल जीएसटी के सेशन में। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर। अब जो हमारे सेशंस आगे जो कंटिन्यू होंगे वो प्रोफेशनल लेवल के सेशंस होंगे। प्रोफेशनल लेवल मतलब सर अभी तक जो पढ़ा क्या वो प्रोफेशनल लेवल नहीं थे। वो जो है जीएसटी के बेसिक्स कंसेप्ट्स उनको बोला जाता है। जीएसटी के बेसिक्स अभी तक आपने सीखे, जो आपने प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई, लेवी एंड कलेक्शन, उसके साथ आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेसिक्स पढ़े। वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो बेसिक लेवल में कंसीडर किए जाते हैं। ना आज से जो आपके टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स अब हम स्टार्ट करेंगे, मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि अब जो फर्दर हमारे सेशंस होंगे उनको मैं क्यों बोल रहा हूं वो प्रोफेशनल सेशंस हैं, क्योंकि उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, प्रोविजनल असेसमेंट कैसे होती है, जीएसटी में ऑडिटिंग कैसे होती है और जीएसटी में ऑडिटिंग डिपार्टमेंट कैसे करवाता है, और जो है असेसी जो है टैक्स पेयर, असेसी नहीं होता जीएसटी में, टैक्स पेयर होता है, टैक्स पेयर की असेसमेंट कैसे होती है। सर्च एंड सीजर के प्रोविजंस को समझेंगे। डिमांड एंड रिकवरी सेक्शन 73 एंड 74 बहुत जगह पर जिक्र आया है इन दो सेक्शंस का। तो जो डिमांड और रिकवरी होती है वो सेक्शन 73 और 74 के अंदर की जाती है जीएसटी में, उनको समझेंगे। और इसके अलावा मैं बात करूं जो मिसलेनियस प्रोविजंस होते हैं, ई वे बिल से रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं, जो भी एडवांस लेवल की जीएसटी मतलब जो आप एडवांस रूलिंग, एक एडवांस रूलिंग का कंसेप्ट आता है, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस आते हैं। तो ये सभी एडवांस कंसेप्ट जो होते हैं जीएसटी के, उनको अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको बोरिंग लगे, बट मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को प्रैक्टिकली रिलेट कर सकें आप, उस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं और हर चीज़ डिटेल में आपको समझाऊं। आज जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिलेटेड टू असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है असेस करना। असेस करना, सिंपली बोलूं कंप्यूट करना। जीएसटी एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। इंडिया के अंदर मोस्टली जो टैक्सेस होते हैं वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर होते हैं। सेल्फ असेसमेंट बेसिस का मतलब क्या होता है सर, मैं बताता हूं आपको। चाहे आप बात लीजिए इनकम टैक्स की, देखिए इनकम टैक्स भी एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, उसको हम इनकम टैक्स में कवर करेंगे। जीएसटी भी एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। मतलब आपने एक मंथ के अंदर, पिछले महीने आपने कितनी सेल करी, कितना परचेज करा, सरकार आपके घर पे आकर के चेक नहीं करती है, और उसके पीछे रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों है सेल्फ असेसमेंट, उसको भी आपको समझाऊंगा। तो असेसमेंट का मतलब समझ में आ गया आपको। असेसमेंट का मतलब होता है कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना। सेल्फ असेसमेंट का मतलब खुद से ही उसको कंप्यूट करना। सो जो जीएसटी के कंसेप्ट हम पढ़ते हैं अभी तक, मैंने आपको समझाया, वहां पर एक टैक्स पेयर खुद ही अपना टैक्स निकाल रहा है ना। खुद ही आप अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं और खुद ही आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। सरकार तो आपके पास नहीं आती कि भाई सरकार आपके पास आएगी, बोलेगी सेल्स बताओ कितनी है, इतनी, अच्छा परचेज बताओ कितनी है, इतनी, अच्छा विवेक इतना टैक्स दे दो। सरकार आपके पास आती है क्या? मैंने आपको हो सकता है एग्जाम्पल में समझाया हो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है, आप खुद ही अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं एक्सेल के ऊपर या किसी सॉफ्टवेयर में, और फिर अपनी रिटर्न्स को फाइल करते हैं। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर टैक्स। और इंडिया में 90% टैक्स जो होते हैं वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होते हैं, और जीएसटी भी एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। लेकिन अब क्वेश्चन आपके दिमाग में एक आ सकता है, सर एक बात बताओ, अगर जीएसटी सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, मैंने तो 5 करोड़ की सेल करी, मैं एक काम करता हूं, सेल्फ असेसमेंट मेरी मर्जी है, 5 करोड़ के ऊपर मैं टैक्स दूंगा तो मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, 18% बहुत ज्यादा बन जाएगा। मैं एक काम करता हूं, जीएसटी में दिखाता हूं खाली 2 करोड़ की सेल, 5 करोड़ की मेरी एक्चुअल सेल हुई है, मैं जीएसटी में 2 करोड़ की सेल दिखा देता हूं, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट है भाई, मेरी मर्जी में जो मर्जी दिखाऊं। लेकिन सेल्फ असेसमेंट तो है, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपकी फाइल की हुई रिटर्न को चेक नहीं कर सकती। इसीलिए असेसमेंट के बाद हमारा एक कंसेप्ट आता है ऑडिट का, जो कि हम जीएसटी में पढ़ेंगे। ऑडिट में डिपार्टमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि भाई आपने जो अपनी रिटर्न फाइल करी, आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करे, डिपार्टमेंट उनको चेक कर सकता है। डिपार्टमेंट के पास राइट होता है कि वो आपकी रिटर्न को उठा करके चेक कर सकता है, और जब वो चेक करेगा फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। देखिए पहले तो आपने सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे भर दिया, लेकिन जब डिपार्टमेंट ने उसको चेक किया, अब तो डिपार्टमेंट आपसे सारी चीजें मांगेगा। डिपार्टमेंट आपसे इनवॉइसेस मांगेगा, परचेज की डिटेल मांगेगा, सेल्स की डिटेल मांगेगा, सारे बुक्स मांगेगा, रिकॉर्ड्स मांगेगा डिपार्टमेंट। तब आपको दिखाने पड़ेंगे, तब आप दिखाओगे तो पता चलेगा क्या,
तब पता चलेगा कि आपकी सेल तो 5 करोड़ की थी। फिर आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगाई जाएंगी क्योंकि आपने अपना काम सही से नहीं किया। आपका काम क्या था? सेल्फ असेसमेंट टैक्स को सही से कैलकुलेट करना और उसको गवर्नमेंट को पे करना, लेकिन आपने अपना काम सही से नहीं किया तो गवर्नमेंट अब आपका ऑडिट, सर्च एंड सीजर करके आपसे डिमांड एंड रिकवरी करेगा। डिमांड एंड रिकवरी कहां करेगा? सेक्शन 73 और सेक्शन 74, जो कि मैं आपको बहुत स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूं, इन 2 सेक्शंस के अंदर आपसे डिमांड एंड रिकवरी की जाएगी। और जहां पर आपने जानबूझ करके इंटेंशनली कम टैक्स पे किया है तो वहां पर सेक्शन नंबर लगता है 74, और 74 के अंदर पेनल्टीज जो होती हैं वो थोड़ी सी ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू सेक्शन 73। 74 दोनों साथ में ही पढ़े जाते हैं, दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे हम भी। 74 जो होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि वहां पर ना आपने इंटेंशनली कोई फ्रॉड किया होता है। 73 के अंदर क्या होता है कि आपने इंटेंशनली नहीं हो सकता है गलती से, हो सकता है क्लरिकल एरर हो, 5 करोड़ की जगह आपने 2 करोड़ आपकी क्लरिकल एरर हो, जरूरी थोड़ी आपने भाई जानबूझ करके वहां पर ऐसा किया हो। तो 73 लगता है जब वो यहाँ जेन्युइन केस है। 74 लगता है जब आपका इंटेंशनली आपने कोई शॉर्ट पेमेंट या शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टैक्स किया हुआ है। इसके बाद फिर पेनल्टी के प्रोविजंस आते हैं। पेनल्टी के प्रोविजंस के बाद हम एडवांस रूलिंग को समझेंगे और इस तरीके से ये पूरा हमारा एडवांस जीएसटी का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट होगा। चलिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर लेकर के चलता हूं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को असेसमेंट के साथ, जो कि मैंने आपको सबसे पहले आज समझाया था कि असेसमेंट जीएसटी के अंदर कौन कौन से सेक्शंस में होती है और कैसे होती है। अच्छा गाइज, असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले ना आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं कि बीच में कुछ सेक्शंस मैंने जो हैं वो अभी स्किप किए हैं। तो कुछ सेक्शंस मैंने स्किप किए, मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से सेक्शंस मैंने स्किप किए हैं। आ जाइए, तो ये हमारा जीएसटी एक्ट है। आइए, जीएसटी एक्ट में देखिए हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस मैंने आपको बता दिए कहां से कहां तक होते हैं। सेक्शन नंबर 3 से लेकर के 2 में जो है डेफिनेशन होती है, 3 से लेकर के 6 होते हैं। फिर यहाँ पे सेक्शन 7, 8, 9 वो आपके लेवी कलेक्शन हमने पढ़ लिया। टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट हम पढ़ चुके हैं। रजिस्ट्रेशन हम पढ़ चुके हैं। टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्स रिफंड, ये तीन टॉपिक मैंने आपको अभी स्किप कराए हैं। यहाँ से इस टॉपिक से सीधा हमने जंप किया है कहां पर, ये जो हम आज पढ़ रहे हैं असेसमेंट, ऑडिट, सर्च एंड सीजर, ये वाले टॉपिक्स, ये चैप्टर्स आज हम कवर करेंगे अपने सेशन में। सर आप ये क्यों छुड़वा रही हो, पढ़ाओगे नहीं? बिल्कुल पढ़ाऊंगा यार, छुड़वाऊंगा कुछ भी नहीं, पूरा लॉ आपको पढ़ा करके जाऊंगा, सारे प्रोविजंस आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन इसको मैं ना जब आपको प्रैक्टिकल पोर्शन करवाऊंगा, जब मैं आपको रिटर्न समझाऊंगा कि भाई R1 रिटर्न जीएसटी में कौन कौन सी रिटर्न्स होती हैं, जब आपको वो वाले टॉपिक्स में समझाऊंगा, जो प्रैक्टिकल वाला हमारा पोर्शन होगा उसमें मैं आपके ये 3 टॉपिक कवर करूंगा, रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिफंड। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आपके वहां कवर होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू असेसमेंट से स्टार्ट होगा हमारा आज का टॉपिक, सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन नंबर 59। तो वो बीच के सेक्शन जो थे वो हमारे यहीं पर हो गए, इससे बीच के जो सेक्शन थे वो हमारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे 58 तक। वो मैं आपको ऊपर के जो सेक्शन बचे ना वो सेक्शन आपको बाद में कवर कराऊंगा प्रैक्टिकल सेशन के साथ। सेक्शन नंबर 59 से आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे असेसमेंट वाले टॉपिक से। हमारा चैप्टर नंबर 12 होता है असेसमेंट का, सेल्फ असेसमेंट। मैंने आपको समझा दिया, असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी टैक्स को, जीएसटी को खुद कैलकुलेट करना। सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। तो देखिए सेक्शन नंबर 59 बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल सेल्फ असेस द टैक्स। गवर्नमेंट आपके पास नहीं आएगी, गवर्नमेंट आपके पास आकर के आपको टैक्स कैलकुलेट करके नहीं देगी, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो सेल्फ असेस द टैक्स पेबल अंडर दिस एक्ट एंड फर्निश अ रिटर्न फॉर ईच टैक्स पीरियड एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 39। सेक्शन 39 किस चीज का होता है मैंने आपको नहीं पढ़ा है अभी रिटर्न से रिलेटेड, फिर भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए सेक्शन नंबर 37, सेक्शन नंबर 38, सेक्शन नंबर 39, ये 3 सेक्शंस दिमाग में बैठा लो। सेक्शन 37 जो होता है वो GSTR 1 का होता है, मैंने आपको शायद बताया भी हुआ ये पहला। सेक्शन 38 जो होता है वो GSTR 2 के लिए है, लेकिन 2 तो आई नहीं, तो हम इसको 2A + 2B के लिए पढ़ सकते हैं। और सेक्शन नंबर 39 जो होता है वो GSTR, बताओ कौन सी रिटर्न बची? 3B के लिए हमारा सेक्शन 39 होता है। ये 3 सेक्शन जो है आप अपने माइंड में ध्यान रख सकते हैं। तो ये बोल रहा है सेक्शन 39 में। और टैक्स कहाँ पे, टैक्स की पेमेंट कहाँ पर होती है? देखिए R1 में आपको क्या दिखाना होता है? आउटवर्ड सप्लाई दिखानी होती है, अपनी सेल्स की डिटेल दिखानी होती है। 2A में आपकी परचेज की डिटेल आती है। 3B के अंदर आपको इन दोनों की एडजस्टमेंट करके क्या
टैक्स जो फाइनल आपका बनता है वो आपको 3B के अंदर पे करना होता है। तो वही इन्होंने लिखा हुआ है, आपको फर्निश करनी है रिटर्न फॉर ईच टैक्स पीरियड स्पेसिफाई अंडर सेक्शन नंबर 39 के अंदर जाकर के सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्स करो। एंड जब आप रिटर्न 3B की फाइल करोगे, इसको बोलेंगे हम 3B की GST, और 3B जो है वहां पर आपको उसकी पेमेंट करनी होती है। सेक्शन नंबर 59 बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यही सेक्शन हमको बताता है कि GST एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 60 आ जाइए। नेक्स्ट हमारा जो है ये भी असेसमेंट से रिलेटेड है। यहां पर बात है प्रोविजनल असेसमेंट की। अब ये प्रोविजनल असेसमेंट का कंसेप्ट क्यों आया, पहले इसको दिमाग में समझिए आपके भाई प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है। देखो, प्रोविजनल का मतलब, आपने प्रोविजन बनाए अपने अकाउंट्स में, बुक्स के अंदर कभी एंट्री मारी है प्रोविजन की। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, जब आप श्योर नहीं होते, जब आप श्योर नहीं होते कि कोई खर्चा होगा या नहीं होगा, तो आप एक काम करते हो कि यार एस्टिमेट बेसिस पर इतने का प्रोविजन बना दो कि भाई इतना उसको बोलते हैं प्रूडेंट कंसेप्ट। प्रूडेंट कंसेप्ट अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं उसको, प्रूडेंट कंसेप्ट। सो बेसिकली प्रोविजनल असेसमेंट जो है GST के अंदर भी होती है ना। यहां पर प्रोविजनल असेसमेंट का कंसेप्ट क्या होता है कि भाई देखिए, मान लीजिए मेरा एक केमिकल है, केमिकल A और एक केमिकल B, दो केमिकल हैं, दोनों केमिकल के ऊपर अलग अलग रेट लगता है। भाई A के ऊपर लगता है 5% का रेट, B के ऊपर लगता है 18% का रेट। मैंने क्या किया, मुझे कुछ बनाना था या कुछ करना था, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, इन दोनों केमिकल को जोड़ दिया AB। अब AB के ऊपर क्या रेट लगेगा GST के अंदर कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। ये जो नया प्रोडक्ट बना, ये तो नई चीज बन गई ना भाई। केमिकल्स में क्या होता है ना, जब दो केमिकल मिल जाते हैं तो आप उसको अलग नहीं कर सकते, वो एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, वो एक नया कोई फॉर्मूला बन जाता है, नई चीज बन जाती है। तो मैंने ये मेरा केमिकल जो बना AB, ये एक नई चीज बनी है, नया प्रोडक्ट बना है, पूरी दुनिया में पहली बार ये चीज आई है, तो ऑब्वियसली GST में इसका कोई भी रेट डिफाइन नहीं होगा। अब ये चीज जब मैं बेचने गया तो बेच तो सकता हूँ, सप्लाई होगा, टैक्स लगेगा, GST लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन दिक्कत ये आएगी कि भाई मैं इस पर टैक्स भी पे करना चाहता हूँ, मैं टैक्स भी पे करना चाहता हूं, लेकिन किस रेट से करूं, 5% से करूं कि 18% से करूं। तो भाई यहां पर मेरे को कंफ्यूजन हो गई। मैंने कहा यार इसमें दोनों चीजें हैं, ये जो AB बना, ये जो AB हमारा बना है, इसमें A जो है वो 5% की रेट से, B जो है वो 18% की रेट से है, और ये जो AB है, AB का तो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी रेट डिफाइंड ही नहीं किया है। भाई अब मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया। मैं गया डिपार्टमेंट के पास, तो डिपार्टमेंट ने बोला कि क्यों परेशान होते हो, सेक्शन 59 के अंदर हम आपकी प्रोविजनल असेसमेंट कर देते हैं, प्रोविजनल असेसमेंट कर देते हैं। अब यहां पर डिपार्टमेंट करेगा असेसमेंट, ध्यान से सुनिए। अब देखो यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट टू द, ध्यान से पढ़िए अब यहां पर, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, वेयर द टैक्सेबल पर्सन इज अनएबल टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, और डिटरमिन द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल देयर टू। बताइए हमारे केस में क्या एप्लीकेबल, दो चीजें बताई हैं यहां पर कि भाई जहां पर टैक्स पेयर, पहली चीज तो है कि वो वैल्यू डिटरमिन नहीं कर पा रहा है, डिटरमिन द वैल्यू, एंड दूसरी चीज है आप रेट ऑफ टैक्स डिटरमिन नहीं कर पा रहे हो। यानी पहली चीज है वैल्यू डिटरमिन नहीं कर पा रहे, दूसरी चीज रेट ऑफ टैक्स। तो हमारे केस में क्या है, और है ना बीच में, और का मतलब दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। हमारे केस में हम जो है इसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है, जो रेट ऑफ टैक्स है वो हम डिटरमिन नहीं कर पा रहे कि किस रेट से यहां पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या ये वाला प्रोविजन हमारे ऊपर एप्लीकेबल हुआ सबसेक्शन 1? यस, अभी तक तो एप्लीकेबल है। आगे पढ़ो, ही में रिक्वेस्ट द प्रॉपर ऑफिसर, ही में रिक्वेस्ट द प्रॉपर ऑफिसर। कौन होता है सर? प्रॉपर ऑफिसर जो है GST के अंदर जो काफी सारे ऑफिसर्स होते हैं, तो जो आपका रेलिवेंट ऑफिसर होता है उसको प्रॉपर ऑफिसर यहां पर बोल दिया जाता है। सो अब प्रॉपर ऑफिसर को राइटिंग में बोलेंगे, राइटिंग में देंगे, इन राइटिंग में एक लेटर लिखूंगा प्रॉपर ऑफिसर को कि भाई मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है AB एंड आई एम नॉट बी एबल टू डिटरमिन द रेट ऑफ टैक्स विच इज कवर अंडर द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 16, हेंस वी आर रिक्वेस्टेड टू यू। देखो क्या रिक्वेस्टेड टू यू, आगे पढ़ो पहले, राइट, गिविंग रीजन फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अ प्रोविजनल बेसिस। मैं रीजन क्या दूंगा कि भाई वी हैव मेड अ न्यू केमिकल विच इज AB एंड अंडर द GST रेट लिस्ट वी डिडंट फाइंड एनी रेट हैविंग द टैक्स रेट ऑफ GST रेट ऑफ प्रोडक्ट AB. So we request you to allow us to pay the tax on provisional basis. मैं बोलूंगा प्रॉपर ऑफिसर को कि मुझे प्रोविजनल बेसिस पर टैक्स पे करने दीजिए, एंड द प्रॉपर ऑफिसर शेल पास एन ऑर्डर।
मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर जो है एक ऑर्डर पास करेगा विद इन अ पीरियड नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच रिक्वेस्ट अलाउइंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल एट सच रेट और सच वैल्यू एज मे बी स्पेसिफाइड बाय हिम। यहां पे ध्यान से सुनो, वैल्यू या फिर रेट स्पेसिफाइड बाय हिम। स्पेसिफाइड बाय हिम का मतलब हिम कौन है यहां पर? हिम है यहां पर ऑफिसर की बात हो रही है, ऑफिसर की। सेल्फ असेसमेंट नहीं है, सेल्फ असेसमेंट तो सेक्शन 59 में पढ़ करके आ गए। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं एक काम करता हूं, मैं लेटर में लिख दूंगा कि 5% के रेट से मैं दे देता हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं लेटर में ये लिखूंगा कि प्रॉपर ऑफिसर, मैं इसका रेट डिटरमिन नहीं कर पा रहा हूं, ये नया प्रोडक्ट ए बी बना है, इस पर मैं 5% लगाऊं या मैं 18% लगाऊं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे बताएं कि मैं किस रेट से इस पर टैक्स लगाऊं। तो प्रॉपर ऑफिसर 90 डेज के अंदर, ये रहा 90 डेज के अंदर आपको एक ऑर्डर पास करके देगा जिसमें वो लिखेगा कि भाई विवेक, आप इस रेट से टैक्स लगा सकते हैं अपने प्रोडक्ट ए बी के ऊपर। अब तक एग्जांपल क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर जो हिम है वो कौन है? ऑफिसर। ऑफिसर ने हमको एक रेट बताया, ऑफिसर ने जो रेट बताया उसके अकॉर्डिंग हम जो है जीएसटी चार्ज करेंगे और गवर्नमेंट को दे देंगे प्रोविजनल बेसिस पर। एक्चुअल क्यों नहीं हो रहा अभी? देखिए, एक्चुअल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एक्चुअल में तो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ना भाई, गवर्नमेंट इस प्रोडक्ट को नोटिफाई करेगी कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर 12%, 18%, 28% ये रेट लगाया जाएगा। तो एक्चुअल तो तब निकल के आएगा जब गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी। तब तक जो है, जो ऑफिसर ने मुझे बोला है प्रोविजनल रेट पे, इस बेसिस पर मैं सरकार को पैसा जीएसटी दे दूंगा। भाई अब ये बेचूंगा तो जीएसटी तो देना पड़ेगा ना। देखो बिना जीएसटी कैसे काम चलेगा। आ जाइए सबसेक्शन 2 देखिए, सेक्शन नंबर 60 का सबसेक्शन 2। अभी हम प्रोविजनल असेसमेंट ही पढ़ रहे हैं। सो सबसेक्शन 2 देखिए, अब द पेमेंट of tax on provisional basis may be allowed if the taxable person execute a bond in such form as may be prescribed। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि खाली मैं एक लेटर लिख करके दे दूं प्रॉपर ऑफिसर को, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे साथ में एक बॉन्ड भी देना पड़ेगा। अब ये बॉन्ड कहां से इशू होता है? बैंक से आपको एक बॉन्ड लेना पड़ेगा, जितने की भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू बनती है उतने का आपको एक बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा। एंड विद सच श्योरिटी और सिक्योरिटी एज द प्रॉपर ऑफिसर में डीम्ड फिट। और प्रॉपर ऑफिसर बोलता है कि भाई आप मेरे को जो है, जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स और चाहिए, कोई आपको एफिडेविट चाहिए, जो प्रॉपर ऑफिसर बोलता है वो आपको देना पड़ेगा। बाइंडिंग द टैक्सेबल पर्सन फॉर पेमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ टैक्स एज मे फाइनली असेस इन द अमाउंट ऑफ टैक्स प्रोविजनली असेस। मतलब कहने का मतलब सबसेक्शन 2 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ठीक है, हम सबसेक्शन 1 में आपको अलाउ करेंगे प्रोविजनल बेसिस पर आप टैक्स दे दो, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी के लिए आपसे या तो बॉन्ड लेंगे, और बॉन्ड और साथ में अगर लगता है प्रॉपर ऑफिसर की कुछ और डॉक्यूमेंट, कोई और एफिडेविट चाहिए, तो वो भी आपसे मांगा जा सकता है। प्रॉपर ऑफिसर आपसे वो मांगेगा। जब आप वो सारी डॉक्यूमेंट्स दे दोगे तभी जो है प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? आपको ऑर्डर पास करेगा और बताएगा किस रेट से या किस वैल्यू से आपको उसके ऊपर प्रोविजनल बेसिस पर टैक्स चार्ज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सबसेक्शन नंबर 3 आ जाओ। सबसेक्शन नंबर 3 आ जाइए। सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है? द प्रॉपर ऑफिसर शैल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑफ ऑर्डर इश्यू अंडर सबसेक्शन 1 पास द फाइनल असेसमेंट। अब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर क्या है? आफ्टर टेकिंग into such information as may be required for finalizing the assessment। अभी तक जो है सबसेक्शन 2 तक हम पढ़ के आए, अभी तक जो है वो क्या है? वो फाइनल नहीं हुआ है, वो प्रोविजनल बेसिस पर असेसमेंट चल रही है। यहां पर अब असेसमेंट जो सेक्शन 60 में असेसमेंट हो रही है, दैट इज डन बाय द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट अब ये असेसमेंट कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट नहीं हो रही है, टैक्स पेयर नहीं कर रहा। यहां पर भी डिपार्टमेंट नहीं बताया, जो हिम है ये भी डिपार्टमेंट का ही एक ऑफिसर है ना, लेकिन उस ऑफिसर ने अभी प्रोविजनल बेसिस पर बताया है। तो सबसेक्शन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि भाई आपने प्रोविजनल बेसिस पर जो ऊपर बताया था ना सबसेक्शन 1 के अंदर, अब आपको जो है 6 months के अंदर उस प्रोविजनल ऑर्डर को फाइनलाइज भी करना है। मान लीजिए प्रॉपर ऑफिसर ने बोला एक काम कीजिए, आप 5% से चार्ज कीजिए, या मान लो 5 से नहीं, प्रोविजनल बेसिस पर इसने बोला कि भाई 5% है और 18 का आपने मिक्सचर बनाया, 12% से आप चार्ज कर लो। प्रॉपर ऑफिसर ने बोला 12% से आप चार्ज कर लो ना। सबसेक्शन 3 में बोला हुआ है कि जिस डेट को आपने बोला है विद इन नॉट एक्सीडिंग 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर इशू अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 का ऑर्डर जब आपने कम्युनिकेट कर दिया, और कम्युनिकेट कैसे होता है? आपकी मेल पे चला जाता है और पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाता है। किसके द्वारा? हमारे प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा।
उसके बाद 6 मंथ के अंदर उनको उस ऑर्डर को फाइनलाइज भी करना है। मतलब प्रोविजनल ऑर्डर की फाइनलाइज करने की डेट क्या है, 6 मंथ। कम्युनिकेशन से 6 मंथ के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर को उसको फाइनलाइज भी करना पड़ेगा कि भाई मैंने 12% तो बोल दिया, अब एक्चुअल में गवर्नमेंट क्या बोलती है मैंने डिस्कशन किया, प्रॉपर ऑफिसर ने डिस्कशन किया और 4 लोगों के साथ और प्रैक्टिशनर्स के साथ, मतलब काफी जगह पर मार्केट में रिसर्च किया और पता किया कि भाई इसके ऊपर कितना लगना चाहिए, फाइनली 18% लगना चाहिए। तो फाइनल ऑर्डर जो है, फाइनल ऑर्डर में कम ज्यादा कर सकता है। देखो फाइनल ऑर्डर में कम ज्यादा हो सकता है, जरूरी नहीं है जो प्रोविजनल में हुआ वही फाइनल में हो। फाइनल में 18 भी हो सकता है और हो सकता है फाइनल में प्रॉपर ऑफिसर उसको 5% कर दे। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं कि फाइनल ऑर्डर में कुछ भी हो सकता है। सर अगर ऐसा होगा फिर तो भाई रिफंड की और डिमांड की बात भी आ जाएगी। बिल्कुल आएगी, अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी सेक्शन खत्म थोड़ी हुआ, अभी आप कंसेप्ट समझ रहे हो प्रोविजनल असेसमेंट का। माइंड में एक चीज बना के रखना, प्रोविजनल असेसमेंट डिपार्टमेंट ही करता है। ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद एक प्रोविजो इसका दिया हुआ है, प्रोविजो पढ़ लो क्या है। प्रोवाइडेड दैट द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन may on sufficient cause being show or for reason to be recorded in writing be extended by the joint commissioner or additional commissioner for the period not exceeding 6 months and by commissioner for such period not exceeding 4 year। देखिए ये वाला जो पीरियड ऊपर 6 मंथ है ना, 6 मंथ के अंदर अंदर आपको क्या करना है, फाइनल ऑर्डर पास करना है। तो फाइनल ऑर्डर के लिए असिस्टेंट कमिश्नर एसी और जीएसी जॉइंट कमिश्नर जो होता है, जॉइंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के पास पावर होती है उसको 6 मंथ और एक्सटेंड करे। 6 मंथ यहां पर हो गया प्लस 6 मंथ यहां पर पावर है इनके पास, 6 मंथ पावर है किसके पास, जेसी और एसी के पास, या फिर 4 इयर्स तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन 4 ईयर तक एक्सटेंड करने की पावर जो है वो ओनली कमिश्नर के पास होती है, जिसको प्रिंसिपल कमिश्नर भी बोला जाता है। बाय द कमिश्नर फॉर सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 ईयर तक एक्सीड किया जा सकता है, लेकिन वो खाली कमिश्नर कर सकता है, और 6 मंथ तक जेसी या फिर एसी जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो फाइनल ऑर्डर की बात बताई थी कि भाई प्रोविजनल ऑर्डर जो पास आपने ऊपर किया है वो कब तक आपको फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद सबसे, और जीएसटी में यही अच्छी चीज़ है, जीएसटी की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट के ऊपर भी जो है लिमिटेशंस लगती हैं, डिपार्टमेंट के ऊपर भी डेडलाइन है, डिपार्टमेंट के पास भी एक डेडलाइन है जहाँ तक उसको काम करना होता है। तो यही जीएसटी की खासियत है, खाली टैक्स पेयर के लिए ही नहीं डिपार्टमेंट के लिए भी यहाँ पर डेडलाइंस डाली गई हैं। ठीक है। और एज अ प्रोफेशनल अब आप एडवांस लेवल समझ रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी टाइम लिमिट्स क्या होती हैं, कि भाई आप एक टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर को अपनी 30 तक 3B फाइल करनी है, 24 25 तक उसको अपना टैक्स पे करना होता है अगर वो QRMP वाला है। आपको अपनी टाइम लिमिट्स तो पता है, साथ के साथ आपको डिपार्टमेंट की क्या टाइम लिमिट्स होती है कि भाई सेक्शन 60 का जब प्रोविजनल असेसमेंट होता है तो प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर कितने दिन में पास होना चाहिए, प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर 90 डेज के अंदर पास होना चाहिए, ये रहा। और उसके बाद प्रोविजनल असेसमेंट जब फाइनल होगा तो फाइनलाइजेशन कब तक हो सकता है भाई, 6 मंथ के अंदर अंदर फाइनलाइज हो सकता है, लेकिन वो और भी बढ़ाया जा सकता है। एसी और जेसी के पास पावर होती है 6 मंथ तक बढ़ाने की, और कमिश्नर के पास पावर होती है उसको 4 ईयर्स तक बढ़ाने की, 4 ईयर तक उसको और बढ़ाया जा सकता है। सब सेक्शन नंबर 4 पढ़िए अब, सेक्शन नंबर 60 का। ठीक है, क्या है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अंडर प्रोविजनल असेसमेंट बट नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 7 और सेक्शन 39 or the rules thereafter at the rate specified under subsection 1 of section 50 from the first day after the due date of actual payment of tax in respect of the said supply of goods or service or both till the date of actual payment whether such amount is paid before or after the issuance of order of finalization order। सर ये बात क्या हुई, ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में ही नहीं आई। मैं आपको इसको समझाता हूँ एक एग्जांपल की हेल्प से। देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल टू पे, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कब पे करना पड़ेगा, मान लीजिए मेरी जो टैक्स लायबिलिटी निकाली गई वो प्रोविजनल बेसिस पर सेक्शन नंबर 1 के अंदर, सेक्शन नंबर 60 सब सेक्शन 1 के अंदर निकाली गई 50,000 की प्रोविजनल बेसिस पर। प्रॉपर ऑफिसर ने बोला कि प्रोविजनल बेसिस पर 50,000 की आप जो है पे कर दो लायबिलिटी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं 50,000 की लायबिलिटी जो है टैक्स जीएसटी 50,000 का जीएसटी मैंने गवर्नमेंट को अपने कैश लेजर में डाल के गवर्नमेंट को पेमेंट कर दी। उसके बाद में जब ये ऑर्डर फाइनलाइज हुआ ना सब सेक्शन 3 में, सेक्शन 60 सब सेक्शन 1 में प्रोविजनल ऑर्डर आता है। फाइनल ऑर्डर कब आएगा, फाइनल ऑर्डर जो हमारा आता है वो सेक्शन नंबर 60 सब सेक्शन 3 के अंदर आएगा। ये पढ़ के अभी हम आए थे कि भाई आपका ऑर्डर क्या होगा,
फाइनलाइज होगा, असेसमेंट फाइनलाइज होगी, तो फाइनलाइजेशन में पता चला कि 1,00,000 का टैक्स मेरा बन रहा था, 1,00,000 का टैक्स मेरा बन रहा था। और ये डेट कब है? ये डेट है मान लीजिए 1 सितंबर 2021 को मैंने ये पे किया। उसके बाद में ये, लेकिन जो असेसमेंट हुई है ये कब हुई है? 1 दिसंबर को ये ऑर्डर आया, 1 दिसंबर को ये ऑर्डर आया। कहने का मतलब अब मेरे को कितना और एक्स्ट्रा पे करना है? टोटल असेसमेंट तो 1,00,000 की हो गई ना, मैंने खाली 50,000 पे किया है, तो 50,000 मेरे को और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा यहाँ पर। करेक्ट है, एग्जाम्पल क्लियर ना? 50,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा विद। सो गाइस अब समझते हैं इस पॉइंट को, जो यहां पर फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए जो प्रोविजनल असेसमेंट हुई है कौन से मंथ की हुई? मान के चलते हैं ये अगस्त मंथ की प्रोविजनल असेसमेंट थी। अगस्त मंथ में मैंने वो प्रोडक्ट बनाया था AB, और अगस्त मंथ में मैंने उसको बेचा। अगस्त मंथ की वो प्रोविजनल असेसमेंट जो है वो हुई थी। अगस्त मंथ की GST की पेमेंट की ड्यू डेट क्या होती है आप बताइए मुझे? नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए 20 सितंबर तक आपको GST उसके ऊपर पे करना होता है ना। हो यहां पर जब आपको GST पे करना है तो वो कहां से पे करना है? अब आपकी डेट कहां से काउंट की जाएगी? 21st डे आफ्टर द ड्यू डेट, यानी 20th आपकी ड्यू डेट है, तो उससे नेक्स्ट डे कौन सा है? 21 सितंबर 2021 से लेकर के 1 दिसंबर, इन दोनों के बीच में कितने दिन आएंगे वो डेज आप कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको। मान लीजिए वो x डेज हैं, तो x आपको क्या करना है फिर? डिवाइडेड बाय 18% डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय x। अब मैं इसमें नहीं जा रहा है कितने डेज पड़ेंगे, आप निकाल लेना अपने हिसाब से, एक्सेल पे डालोगे फॉर्मूला वहां से भी निकल जाएगा। सो मल्टीप्लाई बाय आपको x से कर देना है। कहने का मतलब, अब बात को बहुत बारीकी से सुनिए, जो फर्स्ट डे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि जिस मंथ की आपने प्रोविजनल असेसमेंट करवाई है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अगस्त मंथ का, अगस्त मंथ के GST की पेमेंट की ड्यू डेट जो होती है वो 20 सितंबर होती है। सो 20 सितंबर के आफ्टर द ड्यू डेट, 20 सितंबर के आफ्टर 21st डे आफ्टर द ड्यू डेट, यानी 21 सितंबर से आपको 1 दिसंबर तक काउंट करना है कितने दिन हुए। उन डेज के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट यहां पर कैलकुलेट करना होता है। कहां पर? सबसेक्शन 4 के अंदर। ठीक है, सबसेक्शन 4 आपका कब लगता है? जब आपकी ये टैक्स लायबिलिटी जो फाइनल असेस हुई वो ज्यादा हुई। तो ज्यादा के केस में आपको जो टैक्स है, देखो टैक्स तो पे करना ही करना है, साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी वो भी मैंने आपको समझा दिया। फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट आपको देखनी है। इसी तरीके से चलिए मैं एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करता हूं। मान लीजिए सितंबर मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट हुई मेरी, अगस्त में नहीं हुई, सितंबर में हुई। तो बताइए सितंबर मंथ की ड्यू डेट क्या होती है? 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर का जो नेक्स्ट डे होता है, 21 अक्टूबर से लेकर के 1 दिसंबर के बीच में जितने भी डेज हैं, मान लीजिए वो y डेज हैं, तो डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय y। एग्जाम्पल क्लियर हो गया आपको? इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है प्रोविजनल वाले केस में। अब ध्यान ये रखना कि ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है ये खाली यहीं लगेगी। कहां पर? सेक्शन 60 सबसेक्शन 4 के अंदर, जब प्रोविजनल असेसमेंट में आपको इंटरेस्ट पे करना है। नॉर्मल जो इंटरेस्ट पे करते हो सेक्शन 50 वाला, वो इंटरेस्ट अलग है, वहां पर कैलकुलेशन जो होती है वो अलग तरीके से होती है। यही तो चीजें समझनी होती है ना, एक प्रोफेशनल को यही चीजें समझनी होती हैं। क्या कि भाई जब आप सेक्शन 60 सब सेक्शन 4 के अंदर इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो वो तो निकलता तो वो भी सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग है, रेट तो वही लगता है, तो रेट तो मैंने वही लगाया 18%, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ डेज बनते हैं वो डिफरेंट तरीके से निकाले जाते हैं। जिस पीरियड में जो एक्चुअल ड्यू डेट है उससे नेक्स्ट डे आपको चेक करना है, और जो फाइनल असेसमेंट हुआ है, दोनों जब फाइनल आपने एक्चुअल पेमेंट करा है, मतलब जो ये वाला पेमेंट करा है 50,000 का पेमेंट, जब फाइनल बैलेंस वाला करा है, दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है वो नंबर ऑफ डेज आपको यहां लेने डिवाइडेड बाय 365, ये आपका इंटरेस्ट यहां पर कैलकुलेट होकर के आएगा। ये चीज समझनी पड़ती है, छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ती है एक प्रोफेशनल को। ठीक है, और ये कैलकुलेशन अब आपको सेक्शन 50 में नहीं लगानी है। सेक्शन 50 में डिफरेंट कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की, वहां पर नंबर ऑफ डेज ऐसे कैलकुलेट नहीं होते हैं जैसे यहां पर इन्होंने बोला है। ये खाली प्रोविजनल असेसमेंट जब हो रहा है तब आपको इस तरीके से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। सर वहां पे कैसे होगी मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो मैंने अभी आपको कराया नहीं है। सेक्शन 50 के अंदर कैसे आपको इंटरेस्ट निकालना होता है वो मैं आपको ग्रेजुअली आगे समझाऊंगा। ठीक है जी। सबसेक्शन 5 जो है, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अ रिफंड। रिफंड कब बनेगा? रिफंड होगा जब उल्टा एग्जांपल होगा, मतलब प्रोविजनल असेसमेंट में 1 लाख की पेमेंट हमने कर दी, लेकिन फाइनल जो हमारा बना वो कितने का बना? 50,000 का फाइनल ऑर्डर पास हुआ, तो 50,000 का हमको रिफंड मिलेगा। रिफंड लेकिन कब से मिलेगा उसको भी ध्यान से समझो। Consequent to the order of final assessment under subsection 3, subject to the provision of subsection 8 of section 54, interest shall be paid on such refund as
प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 56। चलिए समझते हैं रिफंड आपको कब मिलेगा। सेक्शन 56 के अंदर जो रिफंड बताया हुआ है, रिफंड पेड ऑन रिफंड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 56 को एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। आपको बताता हूं किस तरीके से आपको प्रोविजनल असेसमेंट पे रिफंड मिलेगा। अब ये रिफंड वो वाला रिफंड नहीं है, ये रिफंड है जब प्रोविजनल असेसमेंट में आपने टैक्स ज्यादा पे किया है, उसका रिफंड आपको कब मिलेगा और कैसे मिलेगा उसको जरा समझिए। तो सेक्शन नंबर 56 था इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। अब आपको डिले हो गया ना रिफंड देने में। पहले जो दूसरा वाला केस था वहां पे आपसे इंटरेस्ट ले लिया गया था जब आपने डिले पेमेंट करी थी। यहां पे आपका डिले हुआ है क्या, पेमेंट नहीं, यहां पर रिफंड आपका डिले हुआ है। सो यहां पे ध्यान से पढ़िए, इफ एनी टैक्स ऑर्डर टू बी रिफंडेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 54 टू एनी एप्लीकेंट इज नॉट रिफंडेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीपेंट ऑफ एप्लीकेंट अंडर सबसेक्शन 1, इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 6%। यानी वहां पर आपका कितना लगता है, सेक्शन 50 में मैंने बताया था जब सरकार को लेना होता है आपसे इंटरेस्ट तो सरकार लेती है 18%, लेकिन जब गवर्नमेंट को देना होता है तो गवर्नमेंट कितना देती है इंटरेस्ट, 6% इंटरेस्ट देती है। एज द केस में बी नोटिफाई बाय द, और ये मैक्सिमम है, गवर्नमेंट इसको और कम भी कर सकती है। payable to the refund from the date immediate after the expiry of 60 days from the date of recipient of an application under the subsection till the date of refund of such tax। मतलब जब आपने एप्लीकेशन मूव करी थी उसके 60 डेज तक का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। 60 डेज तक, 60 डेज का बीच में गैप है, उसके बाद में आपको इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा। मान लीजिए प्रोविजनल असेसमेंट जो है वो हमने कब करी थी, उसकी एप्लीकेशन हमने मूव करी थी 31 अगस्त को हमने मूव करी थी प्रोविजनल के लिए एप्लीकेशन, ठीक है। तो 31 अगस्त को हमने एप्लीकेशन मूव करी और ऑर्डर आ गया था 31 को ही, मान लीजिए ऑर्डर आ गया और हमने कितना पे कर दिया था, 1 लाख पे कर दिया था। और हमको जो रिफंड मिला वो 31 दिसंबर को रिफंड मिला, 31 दिसंबर 2021 को 50,000, क्योंकि फाइनल असेसमेंट जो आई वो 31 दिसंबर को आई, तो 50,000 का हमको रिफंड मिला। अब यहाँ पे 50,000 पर इंटरेस्ट भी हमको मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 50,000 पर, मैं जूम इन करता हूँ, 50,000 पर आपको मिलेगा। पहली बात तो 6%, 18% नहीं। अब रिफंड मिल रहा है, इंटरेस्ट आप सरकार को दे नहीं रहे, सरकार से ले रहे हो, सरकार 6% इंटरेस्ट देगी, और वो भी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। तो यहाँ से 31 अगस्त से 60 डेज तो पहले ही माइनस कर दो, तो आपके सितंबर के कितने हो गए, सितंबर के 31 डेज हो गए, सितंबर के, अक्टूबर के 30 डेज हो गए। तो जो भी आपके बीच में वो दिन हटा दो 60 डेज, उसके बाद जो आएगा तो डिवाइडेड बाय 365, और यहाँ पर जो भी एक्स वैल्यू आएगी आप डेज निकाल लेना। अब डेज में मैं नहीं जा रहा, 1-2 दिन ज़्यादा कम हो जाएगा, आप मुझे फिर बोलोगे सर आपने गलत निकाला, तो वो आप निकाल लेना जो भी आएगा। लेकिन 60 डे एक्सपायर होने के बाद में आपको काउंट करना है। आपको काउंट कब से करना है, 60 डेज में ऐड करो, 30 अगस्त प्लस 60 डेज इसमें ऐड करो, उसके बाद जो डेट आएगी उसमें और इसमें डिफरेंस जो आएगा वो हमारा एक्स आएगा, ठीक है, वो इंटरेस्ट आएगा। तो ये अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वो आपको टोटल वैल्यू जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। इस तरीके से आपका रिफंड दिया जाएगा। देखो प्रोविजनल असेसमेंट में दोनों चीज हो सकती है ना भाई, हो सकता है आपका टैक्स ज्यादा बन जाए, हो सकता है आपका टैक्स कम बन जाए। तो ज्यादा के केस में आपको इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 18% की रेट से, और जब गवर्नमेंट से आपको लेना है, रिफंड लेना है, तो उसमें गवर्नमेंट आपको देगी कितना, 6%। गवर्नमेंट बहुत तेज है भाई, गवर्नमेंट अपना नुकसान कहीं नहीं करती, देख लो। चलिए, ये दो हमारे असेसमेंट के सेक्शन थे, किस तरीके से असेसमेंट होगी। हमने सेल्फ असेसमेंट पढ़ा सेक्शन 59 के अंदर, और प्रोविजनल असेसमेंट पढ़ा सेक्शन नंबर 60 के अंदर। अब चलते हैं, अब बात करते हैं स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न की, आपकी कैसे की जाती है, एक रिटर्न की स्क्रूटनी कैसे की जाती है। असेसमेंट आपका हो गया, अब स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, पहले सर स्क्रूटनी का मतलब समझाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है चेक करना, वेरीफाई करना। आपने सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर सेक्शन नंबर 59 के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करी, गवर्नमेंट के पास राइट है जो आपने रिटर्न फाइल करी उसको स्क्रूटनाइज करने का, तो वो स्क्रूटनी जो होती है वो सेक्शन नंबर 61 के अंदर होता है। देखिए अब इसको समझते हैं, ध्यान से पढ़िए। सबसेक्शन 1 है, द प्रॉपर ऑफिसर मे स्क्रूटनाइज द रिटर्न एंड रिलेटेड पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न and inform him of the discrepancy noticed if any in such manner as may be prescribed and seek his explanation thereto। मतलब प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन जो आपने अपनी GSTR 3B फाइल करी, GSTR 1 फाइल करी, उसने खोल के देखी कि भाई आपकी 5 करोड़ की, आपने यहाँ पर GSTR 1 में सेल शो की हुई है 5 करोड़ की, GSTR 3B में आपने सेल की शो की हुई है 2 करोड़ रुपए की, तो भाई ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है, इसके लिए आपसे एक शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा। शो कॉज नोटिस, आपसे पूछा जाएगा कि ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आई है, कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 61 के अंदर आपकी स्क्रूटनी की गई है। देन सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, इन केस द एक्सप्लेनेशन इज फाउंड एक्सेप्टेबल
एक्सेप्टेबल। आपने बोला कि भाई क्लरिकल एरर थी, गलती से हमने क्या करा, अपनी GSTR 1 के अंदर जो है गलती से जो है 5 करोड़ दिखा दिया, एक्चुअल में जो है वो 3 करोड़ की 2 करोड़ क्या बोला था मैंने, जो भी बोला था, एक्चुअल में जो 3B के अंदर सेल है वही करेक्ट सेल है। हमारे R1 के अंदर हमने क्लरिकल एरर हो गई थी और प्रॉपर ऑफिसर को वो सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई आप दे देते हो तो द रजिस्टर पर्सन शैल बी इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली एंड नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन इन दिस रिगार्ड। ये तो सिंपल सा केस है कि भाई प्रॉपर ऑफिसर ने आपसे पूछा कि यार R1 और 3B में डिफरेंस क्यों, आपने उसका बिल्कुल तरीके से बिल्कुल प्रॉपर रिप्लाई दे दिया कि सर जेन्युइन मिस्टेक हो गई, क्लरिकल एरर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो मैं बोलता हूँ। अब होता क्या है ना, मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं वैसे कि सर गलती हो गई, मेरा स्टाफ ही है वही गलतियां कर देता है, कहीं पे दिखाना होता है एक जीरो ज़्यादा लगा दिया, एक जीरो कम लगा दिया। अब आपको लग रहा है एक जीरो से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक जीरो से फ़र्क क्या पड़ेगा, 20 लाख में एक जीरो ज़्यादा लगा दो, 20 लाख की सेल है, 20 लाख की सेल में एक जीरो ज़्यादा लगा दो, आपको पता चल जाएगा फ़र्क क्या पड़ेगा। या फिर 2 करोड़ की सेल है, 2 करोड़ की सेल में से एक जीरो हटा दो, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। तो एक जीरो से बहुत फ़र्क पड़ सकता है, ये तो मैं एक जीरो की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो जेन्युइनली हो सकती हैं ना, हो सकती हैं, जरूरी थोड़ी भाई वहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं हम, लेकिन क्लरिकल एरर भी तो हो सकती है क्योंकि जो डेटा है वो तो मैनुअल फीड हो रहा है ना। GSTR 1 और 3B को कितना भी ऑटोमेटिक कर लो, उसमें डेटा फीड तो भाई एक ह्यूमन ही करेगा ना, जो पर्सन सेल कर रहा है वही करेगा, या उसके बिहाफ पे उसका जो कंसल्टेंट है, टैक्स एडवाइजर है, वही करेगा। अब वो तो ह्यूमन है, ह्यूमन से एरर हो सकती है, तो भाई एक जीरो ज़्यादा हो गई या फिर एक जीरो कम हो गई, ठीक है। तो एक जीरो ज़्यादा कम की वजह से कितना डिजास्ट्रिकल डिफरेंस आ गया, ऑफिसर ने चेक करिए आपकी रिटर्न, उसने नोटिस भेज दिया, बताओ भाई बताओ, डिस्क्रिपेंसी मिल गई, आपको नोटिस आ गया। अब उसका रिप्लाई आप कैसे दोगे कि भैया हमसे गलती हो गई, मेरे मौत निकल गई, एक जीरो मैंने ज़्यादा लगा दी थी या एक जीरो मैंने कम लगा दी थी, क्लरिकल एरर था, जेन्युइन केस था। और पूरे सेल्स इनवॉइस सर आप हमारे देख लीजिए, हमारा सेल एक्चुअल इतने की ही हुई है और R1 के अंदर हमने गलती से एक जीरो कम या ज़्यादा कर दिया था। तो उस केस में डिपार्टमेंट ऑफिसर क्या बोलेगा, चलो ठीक है, अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है कोई एक्शन नहीं होगा आपके ऊपर, नो फर्दर एक्शन। तो भाई अगर आपका केस जेन्युइन है ना, अगर गलती से कुछ हो गया है, डिपार्टमेंट को समझा देते हो आपकी वो गलती से ही हुआ है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गलती को समझाना भी पड़ता है भाई, ऐसा अगले को थोड़ी पता गलती हुई है। अब डिपार्टमेंट वाला या कोई भी पर्सन उस रिटर्न को चेक करेगा, उसको तो ये लगेगा कुछ गड़बड़ घोटाला है भाई। 2 करोड़ की सेल है, आपने 20 लाख दिखाई है, 20 लाख की सेल है, आपने 2 करोड़ दिखाई है, गड़बड़ घोटाला लगेगा ना। तो वहां पर समझाना आपकी जिम्मेदारी है कि भाई वो मेरे गलती से हो गई, और अगर जेन्युइन गलती है, आपने सारे इनवॉइसेस मुझे दिखा दिए कि भाई एक्चुअल में इतनी सेल है, तो वो गलती ठीक है, वो मैं भी समझता हूँ, कोई भी पर्सन समझेगा, डिपार्टमेंट भी समझेगा, तो वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा आपके ऊपर। तो इतना घबराया मत करो, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं और गलतियों के लिए ऐसे कोई नहीं डिपार्टमेंट आपको सूली पे ही चढ़ा देगा। अगर आप जो है उसका एक्सप्लेनेशन फाउंड इन एक्सेप्टेबल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन दिक्कत वाली बात कब है, दिक्कत वाली बात तब है कि भाई यहां पर आपको डिस्क्रिपेंसी निकली, आपने कोई ऊट पटांग सा रिप्लाई बना करके दे दिया। एक तो जब भी कोई रिप्लाई आप डिपार्टमेंट को देते हो, मैं अब थोड़ी प्रोफेशनल बातें करता हूँ, डिपार्टमेंट को जब भी आप रिप्लाई करते हो, हमेशा सेक्शंस, रूल्स, प्रोविजो तक जब आप लिखते हो ना, तो उसका नंबर कोट किया करो। जब आप बात कर रहे हो, आपको अगर ये कोट करना है तो आपको लिखना है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन नंबर 61 ऑफ CGST एक्ट 2017। क्या फ़र्क पड़ेगा सर, मैं खाली जो अंदर लिखा है वो लिख देता हूँ? नहीं, जब तक आप, ये तो एक एडवोकेट होता है ना, एक एडवोकेट की ड्राफ्टिंग कभी देखना, आपको ड्राफ्टिंग सीखनी हो ना, तो जो एडवोकेट लोग ड्राफ्ट करते हैं वो भी देखो कहीं ना कहीं से देखो डाउनलोड करते हो, लेकिन फिर भी आप देखना जो भी लॉ के अंदर या किसी कोर्ट का ऑर्डर आप पढ़ना, कभी किसी कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना या कोर्ट में जो अपील फाइल होती है वो पढ़ना आप, उसमें आपको पता चलेगा कि भाई ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, यही है सब कुछ यही है, यहीं से सारी चीज़ें उठाई जाती हैं, इन्हीं सेक्शन सब सेक्शन प्रोविजो को कोट किया जाता है, इन्हीं के एक्सप्लेनेशंस को कोट किया जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हर जगह होती हैं, और आप एक ऊट पटांग से रिप्लाई बना करके आप भेज दोगे कि भाई वो तो मेरे गलती हो गई, माय अकाउंटेंट हैव फाइल इट रॉन्गली, दैट्स व्हाई दिस हैपेंड। व्हाट इज दिस? आप प्रोविजो तो दो, अच्छे से एक्सप्लेन करो दैट डिपार्टमेंट हैव सर्व द नोटिस टू अस अंडर दिस प्रोविजो, दिस सेक्शन, दिस सबसेक्शन, हाउएवर फिर आपको अपना रीजन देना है। हाउएवर आवर
दिस इज पॉइंट वाइज रिप्लाईज एज अंडर, वो भी एक स्किल होती है देखो रिप्लाई ड्राफ्ट करना। तो रिप्लाई ड्राफ्ट करने का जो सबसे एसेंशियल चीज़ है कि अगर आप लिखना चाह रहे हो अपने फेवर में कोई चीज़ और लॉ के अंदर वो है, तो उस लॉ के सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज को कोट करो। कोट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसेक्शन 3 आ जाओ। इन केस नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days of being informed by the proper officer, or such further period as may be permitted by him, or where the registered person after accepting the discrepancy failed to take the corrective measure in his return for the month in which the discrepancy is accepted। दो केस बताए हुए हैं। पहला केस है कि भाई आपको सब कुछ बता दिया गया, आपकी मेल पे आ गई सारी चीज़, आपके पोर्टल पे डाल दी गई, लेकिन आपने खोल करके नहीं देखी अपनी मेल, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया उसके अगेंस्ट। देखिए, दूसरा पॉइंट आप समझो, पहली चीज़ तो आपको सारी सेक्शन सब सेक्शन कोड करनी चाहिए। दूसरी चीज़, डिपार्टमेंट की तरफ से, अब किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे इनकम टैक्स का हो चाहे जीएसटी का हो, कोई भी नोटिस आता है और वो नोटिस वैलिड है। अब वैलिडिटी कैसे चेक होती है, मैं आपको धीरे धीरे पता चलेंगी कि वैलिड एक नोटिस कौन सा होता है। अगर वो जिस सेक्शन के अंदर है उसी सेक्शन के, मान लीजिए डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस भेजा स्क्रूटनी का और सेक्शन कोई दूसरा कोड कर दिया, सेक्शन 62 कोड कर रखा है, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, सेक्शन 63 कोड, सेक्शन 63 के अंदर आपकी स्क्रूटनी कर दी, सेक्शन 63 में भेजा जाता है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, आप हो रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो एक वैलिड नोटिस ही नहीं है। जब नोटिस वैलिड नहीं है, अब ये भी आपको पता लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। उसका रिप्लाई नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका भी रिप्लाई करो कि भाई आपका नोटिस ही वैलिड नहीं है, उसका भी रिप्लाई करो कि भाई आपका नोटिस, उसका फिर जो वो आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का आंसर नहीं करना, फिर आपको उस जो नोटिस भेजा, शो कॉज नोटिस है, उसी पे क्वेश्चन करना है कि भाई आपका शो कॉज नोटिस गलत है, गलत सेक्शन में है, इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं कर रहा। मैं क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा? क्योंकि जब तक आप मुझे सही सेक्शन में नहीं भेजोगे तो मैं उसको रिप्लाई कैसे कर दूं? सेक्शन, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने रिटर्न फाइल नहीं करी, आपको मेरी असेसमेंट करनी चाहिए सेक्शन 62 के अंदर, आप मेरे पास नोटिस भेज रहे हो सेक्शन 63 के अंदर, तो मैं आपको अब ये नहीं बताऊंगा कि मैंने रिटर्न क्यों नहीं फाइल करी। मेरे से पूछा तो ये जा रहा है कि आपने रिटर्न फाइल क्यों नहीं करी, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा मैंने रिटर्न फाइल क्यों नहीं करी। मैं ये बताऊंगा कि आपने जो मेरे को नोटिस भेजा है वो डिफेक्टिव नोटिस है, क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं और आप रजिस्टर्ड पर्सन को सेक्शन 63 का नोटिस नहीं भेज सकते हैं, ये बताऊंगा। तो आपको हर नोटिस का, चाहे वो डिफेक्टिव है चाहे वो वैलिड है, रिप्लाई जरूर करना है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ये बात एज अ प्रोफेशनल आपको मैं एडवाइस कर रहा हूं कि किसी भी नोटिस को इग्नोर नहीं करना, हर नोटिस का रिप्लाई जरूर करना। अब कुछ नोटिस होते हैं जहां रिप्लाई की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर फाइलिंग का होता है, जैसे आपके नॉन फाइलिंग का आपके पास आया, आपने रिटर्न फाइल कर दी, उसमें लिखा होता है इफ फाइल, तो कोई रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर आपने रिटर्न फाइल कर दी, तो बाय डिफॉल्ट आपने उसका रिप्लाई कर दिया। समझ रहे हो ना बात? आपके पास नोटिस आया कि भाई नॉन फाइलिंग का, कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, फाइल कर दो जल्दी से 15 डेज के अंदर अंदर, तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपने 15 डेज के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर दी, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट है आपको फिर उस नोटिस का रिप्लाई नहीं देना। नोटिस के अंदर ही लिखा है कि 15 डेज में अगर आपने फाइल कर दिए तो कोई एक्शन फर्दर नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट है कि आपने रिटर्न फाइल करके उसका रिप्लाई कर दिया है। समझ रहे हो? वहां पे भी आपने रिप्लाई तो किया है, लेकिन डायरेक्ट रिप्लाई नहीं किया आपने उसका, आपने इनडायरेक्टली क्या किया, अपनी रिटर्न फाइल कर दी और उसकी जो कंडीशंस थी उस नोटिस की उसको सेटिस्फाई कर दिया है। तो हर नोटिस का रिप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए, अगर यहां पर आ जाइए, हम सबसेक्शन 3 पढ़ रहे थे, सेक्शन नंबर 61 का, सेक्शन नंबर 61 जो कि है हमारा स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। तो अगर पहला केस है कि आपने रिप्लाई ही नहीं किया, इसमें वही दो केस थे, इसीलिए मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया। पहला जो केस था ना कि विद इन 30 डेज, या फिर जो नोटिस के अंदर लिखा है कि भाई 60 डेज में रिप्लाई करो और आप रिप्लाई नहीं करते, नोटिस के अंदर भी लिखी होती है डेट, कोई नोटिस भेजता है ना ऑफिसर आपको, मैं आपको दिखा दूंगा कि उसके अंदर डेट लिखी होती है कि इस डेट तक आपको रिप्लाई करना है, इन्फॉर्म बाय द प्रॉपर ऑफिसर और सच फर्दर पीरियड एज ही मे बी परमिटेड बाय हिम। पहला केस तो यहां तक हो गया। दूसरा केस यहां, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसी, मान लीजिए मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने बोला ठीक है, मैंने रिप्लाई कर दिया कि ओके एक्सेप्टेड, जो आपने बोला वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, इतने की जो पेनल्टी बनती है वो मैं भर दूंगा, भरने के लिए राजी हो गया। फेल टू टेक द करेक्टिव मेजर इन द रिटर्न इन द मंथ इन विच द डिस्क्रिपेंसी, लेकिन आपने उसकी पेनल्टी की पेमेंट नहीं करी, आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी, मतलब आपने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करी। द प्रॉपर ऑफिसर में इनिशिएट एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग दोज, कौन कौन से एक्शन ले सकता है फिर। अब सेक्शन 61 सब सेक्शन 3 के अंदर जो है एक प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट आ जाता है। सेक्शन 65 को इनिशिएट करा सकता है वो, सेक्शन 66, 67 प्रोसीड टू डिटरमिन द टैक्स और ड्यूज, ये सेक्शन 73 और 74 किस चीज़ के होते हैं, ये तो मैं आपको
वैसे काफ़ी टाइम इनका नाम आ चुका है, डिमांड एंड रिकवरी के 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। और यहाँ पर जो है होती है आपकी ऑडिट्स होती हैं सेक्शन 65, इसको अभी आगे कवर करेंगे। 65, 66, 67 के अंदर क्या लिखा हुआ है, सर्च एंड सीजर कर सकता है, आपका ऑडिट करवाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ये सारे सेक्शन, तो आज हमको कवर करने ही है। कहने का मतलब सेक्शन 61 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन नंबर 59 में हमने पढ़ा कि जहां पर टैक्स पेयर सेल्फ असेसमेंट करके अपना टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराता है। सेक्शन नंबर 60 के अंदर हमने प्रोविजनल असेसमेंट की बातें पढ़ी, जहां पर प्रॉपर ऑफिसर जो है वो आपकी वैल्यू या फिर आपका रेट जो है उसके बेसिस पर एक प्रोविजनल ऑर्डर पास करता है। उसके कितने दिन के अंदर अंदर उसको फाइनल ऑर्डर पास करना होता है, उसके 6 मंथ्स के अंदर उसको फाइनल ऑर्डर पास करना होता है। लेकिन एसीजीसी उसको 6 मंथ बढ़ा सकते हैं और कमीशन उसको 4 ईयर तक बढ़ा सकता है। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि अगर आपके प्रोविजनल असेसमेंट की वैल्यू जो है वो कम है और फाइनल ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा है, तो आपको जो बैलेंस है जीएसटी का वो तो देना ही है, साथ के साथ इंटरेस्ट भी देना। और इंटरेस्ट कब से देना है, जिस मंथ वो ड्यू हुआ था उसकी ड्यू, यानी अगस्त मंथ की में पेमेंट ड्यू कब होती है, 20 अगस्त मंथ की ड्यू डेट क्या होती है पेमेंट की, बताओ ना मुझे, 20 सितंबर। तो 21 सितंबर से लेकर जो एक्चुअल पेमेंट की डेट है वो डेज का डिफरेंस लेना है और 18% के रेट से आपको जीएसटी देना होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि फाइनल ऑर्डर की वैल्यू कम आई है, प्रोविजनल में आप ज़्यादा ऑलरेडी दे चुके हो, वहाँ पे आपका रिफंड बनेगा। लेकिन रिफंड आपको 60 डे की जो एक्सपायरी है उसके बाद से आपको डेज काउंट करना है और रिफंड का जो रेट है वो 6% काउंट किया जाता है प्रोविजनल असेसमेंट के अंदर। ठीक है जी। सबसे फिर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 61, 59 सेल्फ असेसमेंट। 60 हमारा जो था वो कौन सा था, 60 अभी हम पढ़ के आए प्रोविजनल असेसमेंट। 61 से हमारी स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न स्टार्ट हो जाती है। 61 के अंदर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है आपकी रिटर्न के अंदर तो स्क्रूटनाइज करता है, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने रिप्लाई दिया, रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आपके ऊपर फर्दर एक्शन हो सकता है। सेक्शन 65, 66, 67 या 73, 74 की प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट की जा सकती है। उसके बाद हमारा आता है 62, सेक्शन नंबर 62। ये किस लिए होता है, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स, आप जीएसटी में आपने रिटर्न्स फाइल नहीं करी तो आपकी असेसमेंट सेक्शन 62 के अंदर आती है। आपके पास आजकल बड़े सारे मैसेजेस आ रहे होंगे, एक बार चेक करना, आपके पास काफ़ी सारे मैसेजेस आजकल आते हैं। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते ना तो आपके पास मैसेज आते हैं, आजकल R1 का भी आता है, 3B का भी आता है। तो उसके अंदर एक सेक्शन लिखा होता है कि भाई अगर आपने फाइल नहीं करी तो सेक्शन 62 की असेसमेंट आपके ऊपर की जा सकती है। तो सेक्शन 62 की असेसमेंट क्या होती है, मतलब यहां पर अब डिपार्टमेंट आपकी असेसमेंट करेगा, नहीं समझे। 59 के अंदर हम सेल्फ असेसमेंट हम खुद करते हैं, लेकिन सेक्शन 62 के अंदर डिपार्टमेंट आपकी असेसमेंट करेगा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो एप्रोप्रिएट बेसिस पर आपका टैक्स निकाला जाएगा, डिपार्टमेंट निकालेगा आपका टैक्स। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 62 के अंदर ये बात लिखी होती है। उस मैसेज के अंदर नोटिस कर लेने के बाद चेक कर लेना आपको आया। बिल्कुल आजकल बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, वो डिपार्टमेंट भेजता है वो मैसेजेस। पढ़िए क्या लिखा हुआ है सेक्शन 62 के अंदर, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू द कॉन्ट्ररी कंटेन इन सेक्शन 73 और 74 वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू फर्निश द रिटर्न टू सेक्शन नंबर 39 और सेक्शन नंबर 45। सेक्शन 39 किस चीज का, जीएसटीआर 3B का, इवन आफ्टर द 45 किस चीज का, एनुअल रिटर्न का, इवन आफ्टर द सर्विस ऑफ अ नोटिस अंडर सेक्शन 46। देखिए जब आप कोई रिटर्न फाइल नहीं करते ना, जब आप कोई रिटर्न फाइल नहीं करते हो सबसे पहले आपको शो कॉज नोटिस भेजा जाता है। सेक्शन 46 जो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सेक्शन 46 जो होता है वो शो कॉज नोटिस के लिए होता है। नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न का शो कॉज नोटिस जो जाता है वो सेक्शन नंबर 46 के अंदर जाता है। आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो उसका शो कॉज नोटिस सेक्शन 46 में आपके पास आएगा। अगर आपने जीएसटीआर 3B, सेक्शन 39 है जीएसटीआर 3B के लिए, सेक्शन 45 है हमारा एनुअल रिटर्न, जीएसटीआर 9 अगर आपने फाइल नहीं करी तो सबसे पहले आपके पास सेक्शन नंबर 46 का एक शो कॉज नोटिस आपको सर्व किया जाएगा कि कारण बताइए क्यों आपने अभी तक अपनी जीएसटीआर 3B या फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी है, ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है, द प्रॉपर ऑफिसर इवन आफ्टर द सर्विस ऑफ अ नोटिस अंडर सेक्शन 46, और 46 के अंदर क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। 46 में लिखा हुआ है कि आपको 50 डेज के अंदर, उसमें लिखा है कि भाई 50 डेज का टाइम लिमिट दिया हुआ है कि 46 के नोटिस के 15 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल करनी होती है अपनी रिटर्न। मान लीजिए आज मुझे वो अगर ऑर्डर मिला तो आज प्लस 15 डेज के अंदर अंदर, आज के 15 डेज के अंदर अंदर मुझको अपनी जो रिटर्न मैंने फाइल नहीं की है वो मैं फाइल कर देता हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 15 डेज के अंदर अंदर जब ये मेरे को सर्व हुआ इसके 15 डेज के अंदर मुझे फाइल करनी होती है, लेकिन मैंने 15 डेज में फाइल नहीं की तो वहां पर मेरे ऊपर असेसमेंट होती है सेक्शन 62 की। बात समझे,
मैंने तो फाइल नहीं की, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स तो चाहिए ना, तो गवर्नमेंट टैक्स अब खुद निकालेगी। गवर्नमेंट कहेगी भाई आप तो फाइल कर नहीं रहे हो, फाइल नहीं कर रहे तो टैक्स नहीं दोगे, क्योंकि टैक्स तो सेक्शन 39 से दिया जाता है ना। जीएसटी 3 भी फाइल नहीं करोगे तो टैक्स नहीं आएगा गवर्नमेंट के पास। द प्रॉपर ऑफिसर मे प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी टू ऑफ द सेड पर्सन टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑल द रेलेवेंट मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल और व्हिच ही गैदर्स एंड इशू अ स्टेट असेसमेंट ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 फॉर फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू व्हिच टैक्स नॉट पेड रिलेटेड। भाई साहब बहुत लंबा टाइम है, ये असेसमेंट ना बहुत लंबे टाइम तक की जा सकती है। 5 year तक आपके पास जो है वो नोटिस आने के चांसेस होते हैं अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है उस केस में। तो सेक्शन 62 की असेसमेंट में बेसिकली क्या करता है प्रॉपर ऑफिसर, आपकी जो प्रीवियस रिटर्न होती है कि भाई प्रीवियस मंथ में आपने कितना कितना टैक्स पे किया, या फिर प्रॉपर ऑफिसर को कहीं से डेटा मिला, कहीं से उसने कलेक्ट किया किस पर्सन ने इतनी सेल कर हो रही है, इतना काम हो रहा है, उस बेसिस पर जो है वो आपका क्या निकाला जा सकता है, आपका टैक्स निकाला जा सकता है। सबसेक्शन 2 देखिए इसी का है, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन furnish a valid return within 30 days of the serving of the assessment order under subsection 1. Under subsection 1, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability of payment of interest under subsection 1 of section 50 of payment related shall continue. मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर मान लीजिए एक असेसमेंट ऑर्डर पास किया सेक्शन 62 में डिपार्टमेंट ने, और वो भेज दिया, किसको भेज दिया, टैक्स पेयर को भेज दिया। टैक्स पेयर ने अगर 30 डेज के अंदर अंदर उसको क्या कर दिया, पे कर दिया विद इन 30 डेज, जो लायबिलिटी बताई उसने वो पे कर दी, तो कोई नहीं, ये ऑर्डर जो है वो विड्रॉन मान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन की कैसे की जाती है। सर अगर यहां पर नहीं की पेमेंट, तो ये जो 30 डेज लिखा हुआ है 30 डेज के अंदर पेमेंट कर दी तो ठीक है, नहीं की तो 73 74 लगाएगा, आपका डिमांड ऑर्डर निकाल दिया जाएगा। समझ गए, असेसमेंट ऑर्डर के बाद में निकलता है आपका डिमांड ऑर्डर, डिमांड एंड रिकवरी ऑर्डर निकलता है, वो सेक्शन 73 या 74 एज द केस में भी, इन दोनों में से कोई एक चीज लगती है, तो उस केस उस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपकी डिमांड जो है रेज कर दी जाती है। 63 के अंदर आपकी असेसमेंट होती है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन की। सर अनरजिस्टर्ड पर्सन अलग कैसे होता है, देखो रजिस्टर्ड पर्सन जो है जीएसटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर है, जीएसटी नंबर है उसके पास, उसने खाली रिटर्न फाइल नहीं करी। अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास तो जीएसटी नंबर ही नहीं है। ध्यान करो, अब ध्यान करो एक चीज, आईटीसी जब हम पढ़ रहे थे सेक्शन नंबर 16 का सबसेक्शन 1 जब हम पढ़ रहे थे, उसका सेकंड वर्ड में लिखा हुआ था एक चीज, रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है आईटीसी। वहां पर मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि भैया एक पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, क्या उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है, क्या सरकार उसका भी टैक्स निकाल सकती है। मैंने आपको वहीं पर समझाया था, उसको एज अ टैक्सेबल पर्सन ट्रीट किया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। और वो कहां, उसकी असेसमेंट कहां होती है, सेक्शन 63 में होती है। मैं इसी सेक्शन की बात वहां पर कर रहा था। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन की असेसमेंट भी जीएसटी के अंदर की जा सकती है, ध्यान से समझिए। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू कॉन्ट्रेरी कंटेन इन सेक्शन 73 एंड 74 वेयर आर टैक्सेबल पर्सन फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन दो लायबल टू डू सो। समझ गए ना, मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था कि वो जो कचौड़ी वाला था उसकी टर्नओवर 50 लाख रुपीस थी, यानी वो लायबल तो था रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, और हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29, मतलब प्रॉपर ऑफिसर ने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था, बट हु लायबल टू पे टैक्स। रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो गया था लेकिन टैक्स उसको पे करना है। द प्रॉपर ऑफिसर मे प्रोसीड टू एक्सेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच। क्या बोला गया, मैंने आपको यही वर्ड बोले थे, ध्यान करो। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 का जो सेकंड वर्ड था वही पढ़ा था हमने, रजिस्टर्ड पर्सन। मैंने बोला था वहां पर रजिस्टर्ड पर्सन और टैक्सेबल पर्सन अलग अलग होते हैं। टैक्सेबल सच, टैक्सेबल पर्सन। अब यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, वो यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन उसके टैक्स निकाला जा रहा है जीएसटी में, इसीलिए उसको बोला गया है क्या, एक टैक्सेबल पर्सन। बोलिए पॉइंट क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है जी। टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट फॉर द रेलिवेंट टैक्स पीरियड एंड इशू एन असेसमेंट ऑर्डर विद इन पीरियड ऑफ 5 years तक उसको जो है ऑर्डर इशू किया जा सकता है फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न की जो डेट होती है, ड्यू डेट होती है, उसके प्लस 5 years तक जो है उसको टैक्सेबल पर्सन को नोटिस इशू किया जा सकता है सेक्शन 63 के अंदर, प्रोवाइडेड दैट नो सच असेसमेंट ऑर्डर शैल बी पास विदाउट गिविंग। ऑब्वियसली ये तो अपॉर्चुनिटी तो दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो होती है, ये एक हर किसी का एक राइट होता है, ये फंडामेंटल राइट होता है। कारण बताओ नोटिस,
कोई भी तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा तो उससे पहले तुमसे कारण पूछा कर रहा हूँ मैं। तुम बाहर से कोई किसी बच्चे को गाली दे करके, छोटे पे नहीं होता था, कहीं बाहर पे तुम कोई शैतानी करके आते थे, घर पे जब आते थे तो मम्मी पापा को पता चलता था कि भाई तुम गलत काम करके आए, तो पहले ऐसे थप्पड़ नहीं मारा जाता था, पहले तुमसे पूछा जाता था कि भाई क्यों किया। थप्पड़ तो तुमको पड़ेगा ही पड़ेगा, पिटाई तो आपकी होनी है क्योंकि आप कोई शरारत करके आए हो, लेकिन आपसे पूछा जरूर जाता था कि भाई कारण बताओ कि तुमको थप्पड़ क्यों ना मारा जाए। तो उसी तरीके से एक फंडामेंटल राइट होता है पर्सन का, जब भी किसी के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है तो उसे पूछा जाता है कारण बताओ कि क्यों तुमको जो है पनिश ना किया जाए लॉ के अंदर, क्यों तुम्हारी असेसमेंट ना की जाए एक अनरजिस्टर्ड पर्सन में, क्यों तुमने 50 लाख की सेल करी और सेल पे टैक्स नहीं दिया, क्यों तुम्हारी हम असेसमेंट ना करें सेक्शन 63 की। पहले कारण पूछा जाएगा, उसके बाद आपकी असेसमेंट की जाएगी। चलिए देन नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन नंबर 64। यहां पर होता है समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस। अब हम असेसमेंट पढ़ रहे हैं कुछ स्पेशल केसेस में, अभी तक हमने सारी असेसमेंट्स ही पढ़ी हैं बेसिकली। दोबारा से जल्दी से रिकैप करता हूं, आप भूले ना इसलिए। सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 59 में होती है, प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन नंबर 60 में होती है, सेक्शन 61 के अंदर हमारी स्क्रूटनी होती है रिटर्न्स की, सेक्शन 62 में भी असेसमेंट होती है लेकिन वो नॉन फाइलर ऑफ जीएसटी रिटर्न्स की होती है, सेक्शन 63 में होती है असेसमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन की, 64 के अंदर स्पेशल असेसमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी स्पेशल असेसमेंट है जल्दी से पढ़ते हैं। The proper officer may, on any evidence showing a tax liability of a person coming to his notice with the previous permitted of additional commissioner or joint commissioner, proceed to access the tax liability of such person to protect the interest of revenue and issue an assessment order if he has sufficient ground to believe that the delay is doing so many adversely affect the revenue of डिपार्टमेंट को लगता है कि भैया अगर हम इसके अगेंस्ट असेसमेंट नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट को लॉस हो सकता है, डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू है वो अफेक्ट हो सकता है, तो डिपार्टमेंट आपका क्या कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है। सेक्शन 64 के अंदर, सेक्शन 64 आपने ऊपर भी पढ़ा था जहां पर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं था, नहीं वो सेक्शन 65 में है, इसके नेक्स्ट सेक्शन है वो, तो वहां पर भी आपकी असेसमेंट की जा सकती है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द टैक्सेबल पर्सन टू हुम द इंटरेस्ट पर्टेन इज नॉट एसर्टेनेबल एंड सच लायबिलिटी पर्टेन टू सच ऑफ गुड्स पर्सन इज इन चार्ज ऑफ सच गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी द टैक्सेबल पर्सन। कहने का मतलब यहाँ पे वेयर हाउस वाले की बात हो हुई है, वेयर हाउस कीपर जो है उसको मान लिया जाएगा, जिसके पास वो गुड्स है उसके ऊपर वो असेसमेंट कर दी जाएगी और जो टैक्स है वो उसको पे करना पड़ेगा जिसके पोजेशन में वो गुड्स है। सबसेक्शन 2 है ऑन द एप्लीकेशन made by the taxable person within 30 days from the date of receipt of order passed under section 1 or his own motion if the additional commissioner joint commissioner consider that such order is erroneously, वो गलती से ऑर्डर पास हो गया है, he may withdraw such order and follow procedure laid down in section 73 और 74 के अकॉर्डिंग उसका असेसमेंट किया जाएगा। ये आ जाइए ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। असेसमेंट हम पढ़ करके आ चुके हैं। सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन नंबर 60 प्रोविजनल असेसमेंट, 61 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, सेक्शन नंबर 62 नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, सेक्शन 63 अनरजिस्टर्ड पर्सन की असेसमेंट की जाती है, सेक्शन 64 स्पेशल केस में जब डिपार्टमेंट को लगता है कि उनके रेवेन्यू को लॉस हो रहा है, उनका रेवेन्यू कम हो रहा है, तो उस केस में वो सेक्शन 64 की स्पेशल असेसमेंट कर सकते हैं। सेक्शन 65 बात करता है किस चीज की, ऑडिट की बात होती है बाय टैक्स अथॉरिटीज, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी। अब ये वो वाला ऑडिट नहीं है जो जीएसटी ऑडिट तो खत्म, जीएसटी ऑडिट जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट करता था वो वाला ऑडिट वहां से तो खत्म हो चुका है, वो किया जाता था जीएसटीआर 9C में जब हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करते थे, वो वाला ऑडिट खत्म हो चुका है। ये है जो टैक्स अथॉरिटीज करती हैं, जो डिपार्टमेंट टैक्स ऑडिट, डिपार्टमेंट भी ऑडिट कर सकता है क्या, बिल्कुल भाई, डिपार्टमेंट के पास भी राइट होता है ऑडिट करने का, ठीक है। तो उस ऑडिट की बात हो रही है और ये ऑडिट कब किया जा सकता है, जब सेक्शन 61 सब सेक्शन 3 के अंदर जो प्रॉपर ऑफिसर वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है। 61 जो होता है वो किस चीज का होता है, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का, भूल जाते हो बार बार, इधर देखो सेक्शन 61 सबसेक्शन 3, सेक्शन 61 सबसेक्शन नंबर 3 ये आपकी स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न होती है। आपने कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई, जूम इन करता हूं, आपने सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दिया तो 65 आपके ऊपर लगाया जा सकता है, लिखा हुआ है ना, तो 65 किस चीज का है, ऑडिट का है। टैक्स अथॉरिटीज आपका ऑडिट कर सकती हैं सेक्शन नंबर 65 के अंदर, इसको आप ध्यान से समझिए। द कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम और एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम by way of general or special order may undertake audit of any registered person for such period at such frequency and in such manner as may be prescribed। यहाँ नोट्स में प्रिस्क्राइब, रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब कर रखा होगा। द ऑफिसर्स रेफर इन सबसेक्शन 1 में कंडक्ट ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस एट द रजिस्टर्ड पर्सन और इन देयर
ऑफिस, कहने का मतलब ये जो ऑडिट है, ऑडिट के लिए क्या डिपार्टमेंट मेरे घर पर आ सकता है? डिपार्टमेंट वो मेरे रेजिडेंशियल एड्रेस पर आ सकता है क्या? जीएसटी के ऑफिसर्स मेरे रेजिडेंशियल एड्रेस पर आकर के ऑडिट कर सकते हैं? सेक्शन नंबर 65 की आंसर दीजिए आप मुझे, मैं आपसे आंसर मांग रहा हूं। मेरे रेजिडेंशियल एड्रेस पर नहीं किया जा सकता है ऑडिट सेक्शन नंबर 65 का, वो किया जा सकता है एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस पर किया जा सकता है, या फिर मेरे ऑफिस में किया जा सकता है। मेरे रेजिडेंशियल एड्रेस पर आकर के जीएसटी डिपार्टमेंट सेक्शन 65 का ऑडिट नहीं कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। और उसके पीछे लॉजिकल ऑब्वियसली रीजन है, हम कल ही तो पढ़ के आए हैं, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आपको कहाँ रखने हैं? प्लेस ऑफ सब बिजनेस पर आपको रखने हैं। अगर आपकी ब्रांच है तो ब्रांच पे आपको रखने हैं। तो ऑब्वियसली जो ऑडिट होगा वो वहीं तो होगा ना, घर पे आके उसको चाय समोसे थोड़ी खाने हैं, उसको तो मेरे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं ना भाई। तो ऑफिस में जाकर ही तो करेगा, जहाँ पर मेरा बिजनेस हो रहा है वहाँ करेगा कि मेरे घर पे आकर मेरे डॉक्यूमेंट चेक करेगा? ये बताओ आप। चलिए, The registered person shall be informed by way of notice not less than 15 working days prior to conduct of audit in such manner as may be prescribed. 15 दिन का आपको एडवांस नोटिस मिलेगा कि भाई 15 दिन के बाद हम आ सकते हैं कभी भी, ठीक है। The audit under subsection 1 shall be computed within a period of 3 months from the date of commencement of the audit. 3 month के अंदर डिपार्टमेंट को वो ऑडिट कंप्लीट करना होगा। Provided that where commissioner is satisfied that audit in respect of such registered person cannot be completed within 3 months, he may for the reason to be recorded in writing extend the period further not exceeding 6 month। मतलब 3 मंथ को 6 मंथ भी किया जा सकता है, लेकिन 6 मंथ फर्दर एक्सटेंशन है। फर्दर का मतलब समझते हो आप? फर्दर मतलब 3 मंथ तो ऊपर है ही, 6 मंथ, ये टोटल 9 मंथ्स किया जा सकता है। 6 मंथ का एक्सटेंशन जो है वो कमिश्नर दे सकता है अगर उसको लगता है कि भाई 3 मंथ में ऑडिट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बड़ी एंटिटी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस केस में कमिश्नर उस 3 मंथ के पीरियड को बढ़ा करके 9 मंथ्स भी, मतलब 6 मंथ और बढ़ाएगा तो टोटल 9 मंथ हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन कमेंसमेंट्स ऑफ ऑडिट शैल मीन्स द डेट ऑन विच रिकॉर्ड एंड अदर document called by the tax authority are made available by the registered person in the actual institution of audit at the place of business whichever is later। कहने का मतलब अगर हमने डॉक्यूमेंट दो तरीके, अब ऑडिट तो हमको डॉक्यूमेंट से करना है, वो दो तरीके से किया जा सकता है, या तो डिपार्टमेंट आपके ऑफिस में जाकर के करे, या आपके ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट में आए। बात समझ रहे हो ना? दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो यहां पर बोला हुआ है कि कमेंसमेंट्स ऑफ ऑडिट आपका कब माना जाएगा, कब से वो कमेंसमेंट्स ऑफ ऑडिट के 3 मंथ में या फिर फर्दर 6 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट आपको करना होता है। कमेंसमेंट माना जाएगा अगर आपके ऑफिस में हो रहा है तो जब जो है डिपार्टमेंट की टीम आपके ऑफिस में पहुंची है उस दिन से माना जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट मंगाए हैं तो जब आप डॉक्यूमेंट लेकर के ऑफिस में आ गए हो, दोनों में से विचएवर इज लेटर, उस डेट को माना जाएगा। 5th देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट द ऑथराइज्ड ऑफिसर में रिक्वायर द रजिस्टर्ड पर्सन क्या to afford him the necessary facility to verify the books of account and other document as may be required। मतलब ये तो नॉर्मल ऑडिट में जो होता है कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। to verify such information as he may require and render assistance for the completion of the audit on conclusion of audit the proper official within 30 days inform the registered person who record audit about the finding his rights and obligation and the reason of such finding। कि भाई 30 डेज के अंदर एक रिपोर्ट भी देगा जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, आपको टैक्स अथॉरिटीज आपको रिपोर्ट देंगी कि भाई आपके ऑडिट में ये डिस्क्रिपेंसीज हमको मिली हैं। 7th है, वेयर द ऑडिट कंडक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 रिजल्ट इन टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और एरनेस रिफंड। अगर आप हमको कुछ मिलता है कि भाई आपने टैक्स कम पे किया है, टैक्स नहीं पे किया है, तो क्या लगा दिया जाएगा फिर ऑडिट के बाद आपके ऊपर सेक्शन 73 74 का डिमांड ऑर्डर आपका पास कर दिया जाएगा। ये डिमांड ऑर्डर रिकवरी ऑर्डर जो होता है वो सेक्शन 73 74 आपको बहुत ज़्यादा हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी असेसमेंट सर्च एंड सीजर होता है उसके बाद अगर डिपार्टमेंट को कभी भी रिकवरी करनी है आपसे किसी भी अमाउंट की, तो वो सेक्शन नंबर 73 और 74 की पावर का यूज़ करता है डिपार्टमेंट, वहाँ से आपकी रिकवरी इनिशिएट की जाती है। ठीक है, ये जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो ना, ये एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा ये सारी चीज़ें। सेक्शन 66 होता है हमारा स्पेशल ऑडिट। नाउ व्हाट इज दिस स्पेशल ऑडिट? देखिए, वैसे तो जीएसटी ऑडिट हटा दिया गया है, एनुअल रिटर्न का जो जीएसटी ऑडिट होता है वो, लेकिन अगर टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो टैक्स डिपार्टमेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो टैक्स ऑडिट होता है ना, मतलब टैक्स अथॉरिटी जो ऑडिट करवाती है, वो ऑडिट एक सीए या सीएमए से करवाया जा सकता है, और वो आज भी पावर है जीएसटी के अंदर मौजूद है, उसको नहीं हटाया गया है। इसको पढ़ते हैं। इफ एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और एनी अदर प्रोसीडिंग, ये हम ऊपर पढ़ के भी आए थे।
सेक्शन नंबर 61 सब सेक्शन 3 जो हमने पढ़ा था कि भाई डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी करी सेक्शन 61 के अंदर, सब सेक्शन 3 के अंदर वो सेटिस्फाई आपसे नहीं हुआ, आपने जो रिप्लाई करा उससे वो सेटिस्फाई डिपार्टमेंट नहीं हुआ, तो वो आपके ऊपर स्पेशल ऑडिट भी लगा सकता है। सेक्शन 64 भी लगा सकता है, 65 भी लगा सकता है, 66 भी लगा सकता है। 65 के अंदर डिपार्टमेंट खुद ऑडिट करता है। देखो दोनों में डिफरेंस समझो, बहुत बेसिक सी चीज़ें, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती हैं। सेक्शन 65 के अंदर टैक्स अथॉरिटी खुद ऑडिट करती हैं, सेक्शन 66 के अंदर टैक्स अथॉरिटी खुद ऑडिट नहीं करती, यहाँ पर वो अपॉइंट करती हैं किसी सीए या सीएमए को ऑडिट करने के लिए, ठीक है। और ये किसके जो प्रैक्टिकली होता है क्या है, प्रैक्टिकली सेक्शन 61(3) के कॉरेस्पॉन्डिंग ही ये दोनों ऑडिट्स की जाती हैं। डिपार्टमेंट ऐसे नहीं है डायरेक्टली आपके ऊपर 65 या 66 लगा देता है, सेक्शन 61(3) के अंदर ही जो है ये दोनों सेक्शन मेंशन है। सेक्शन 61(3) में सबसे पहले सेक्शन 61 में आपकी रिटर्न को स्क्रूटनाइज किया जाता है, उसके बाद टैक्स ऑडिट की बात आती है जो डिपार्टमेंट आपका करता है। 65 के अंदर डिपार्टमेंट खुद टैक्स ऑडिट करता है, 66 के अंदर जो है वो सीए या सीएमए से करवाता है। क्यों करवाता है भाई, खुद नहीं कर सकता डिपार्टमेंट ऑडिट, कर तो सकता है 65 में, फिर क्यों कराता है समझिए अब बात को बहुत ध्यान से कि क्यों डिपार्टमेंट ऑडिट करवाता है किसी दूसरे प्रोफेशन से, और एनी अदर प्रोफेशन बिफोर हिम any officer not below the rank of assistant commissioner having regard to the इसको ध्यान से पढ़ो, nature and complexity of the case and the interest of revenue is of the opinion that the value has not been correctly declared or credit avail in the not within the normal limits, he may with the prior approval of commissioner की prior approval यहाँ चाहिए होती है, direct such registered person by a communicate in writing to get his account audited including books of account examined and audited by a चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट एज द केस में बी नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर। अब कमिश्नर बोल रहा है, अब ये एनुअल रिटर्न वाला ऑडिट 9C वाला ऑडिट नहीं है, यहाँ पर कमिश्नर एक लेटर लिख करके देगा कि भाई आप जा करके हमारी इस फर्म से इस चार्टर्ड अकाउंटेंट या इस कंपनी सेक्रेटरी नहीं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट फर्म से जाकर के आप अपना ऑडिट करवाइए और उसकी रिपोर्ट हमको ला करके सबमिट कीजिए, वो सेक्शन 66 के अंदर ऑडिट किया जाता है। यहाँ पर सब सेक्शन 2 द चार्टर्ड अकाउंटेंट और द कॉस्ट अकाउंटेंट सो नॉमिनेटेड शेल, जो नॉमिनेट किया जाएगा शेल विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज के अंदर आपको यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा। 90 डेज के अंदर सबमिट अ रिपोर्ट सबमिट करनी है ऑफ सच ऑडिट ड्यूली साइन एंड सर्टिफाई बाय हिम टू द सेड असिस्टेंट कमिश्नर मेंशन देयर इन द पर्टिकुलर एज मे बी स्पेसिफाइड provided that assistant commissioner may on the application made by him behalf of the registered person or chartered accountant or cost accountant or for the material sufficient reason extend the set period further 90 days के लिए extend किया था। डिपार्टमेंट जब खुद कर रहा था तो कितना इन्होंने बढ़ाया था, डिपार्टमेंट बहुत तेज है, अपने लिए ये फ्री हैंड रखते हैं, दूसरे के लिए लिमिटेशंस लगा देते हैं। ऊपर देखो डिपार्टमेंट अभी हम पढ़ के आए थे कि उस पीरियड को वो कब तक बढ़ा सकते हैं, 6 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है, 6 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है यानी 180 डेज तक। लेकिन यहाँ पर जब बात आई तो असिस्टेंट कमिश्नर खाली कब तक बढ़ा सकता है, इधर देखो 90 डेज तक बढ़ा सकता है खाली, और ऊपर भी हमको 90 डेज ही दिए हुए हैं, मतलब ठीक है। तो डिपार्टमेंट कर रहा है तो फुल टाइम है। सबसेक्शन 3 देखो, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग दैट अकाउंट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैव बीन ऑडिटेड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर। कहने का मतलब भाई ये पर्सन बोले कि मेरे अकाउंट तो ऑडिट हो चुके हैं, मैंने तो GSTR 9C जब फाइल करी थी तो वहाँ पर एक ऑडिट रिपोर्ट लगाई थी CA ने, तो भैया कोई दिक्कत वाली, या फिर वो बोले कि भाई मेरा तो कंपनी एक्ट में ऑडिट होता है, या तो वो पर्सन बोले भाई मेरा तो इनकम टैक्स में ऑडिट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पर ऑडिट होता है। हमने इस पर्सन को, इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को या इस CMA को अपॉइंट किया है, इससे जाकर के आप ऑडिट करवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि और किसी अदर एक्ट में या फिर इसी एक्ट में, प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट, कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नॉट विद स्टैंडिंग लिखा है ना, नॉट विद स्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। सबसेक्शन 4 है द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल गैदर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल ऑडिट कंडक्ट अंडर सेक्शन 1 व्हिच इज प्रपोज्ड टू बी यूज्ड इन प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। मतलब उसको क्या दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। द एक्सपेंस, अब ये एक्सपेंस की बारी है, ये भाई खर्चा कौन उठाएगा, खर्चा कौन उठाएगा आप बताओ। मेरा मान लीजिए ऑडिट डिपार्टमेंट करवा रहा है तो मैं डिपार्टमेंट को बोलूँगा डिपार्टमेंट भाई ऑडिट आप करवा रहे हो, मेरा ऑडिट तो 9C वाला हो रखा है, उसकी फीस तो मैंने अपने CA को दे रखी है, आपने ऑडिट करवाया, आप कह रहे हो उसकी फीस भी मैं दे दूं, यार ये क्या बात हुई है, पढ़ो इसको। द एक्सपेंस ऑफ द एग्जामिनेशन एंड ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड अंडर सबसेक्शन 1 इंक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ सच चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट शैल बी डिटरमिन एंड पेड बाय द कमिश्नर, सच डिटरमिन शैल बी फाइनल। कमिश्नर उसको, मतलब कमिश्नर अपनी जेब से ऑब्वियसली पे नहीं करेगा, वो सरकारी खजाने से ही जाएगा वो अपनी सैलरी में से थोड़ी देगा, वो जाएगा तो सरकारी खजाने से, लेकिन कमिश्नर, मतलब कहने का मतलब जिसका हो रहा है ऑडिट उसको नहीं देना है, उसको पैसे नहीं देने हैं, जो उसकी फीस है वो कौन देगा,
वो डिपार्टमेंट देगा, गवर्नमेंट देगा, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट जो है हमारा वो उसकी फीस देगा। सबसेक्शन 6 है इसका, वेयर द स्पेशल ऑडिट कंडक्ट अंडर सेक्शन 1 रिजल्ट इन डिटेक्शन, क्या डिटेक्ट हुआ है, कोई टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरनेसली रिफंड आया, इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल, तो आपके ऊपर सेक्शन 73-74 ये हर जगह आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि डिमांड एंड ऑर्डर अगर पास होगा तो भाई इसी के अंडर होगा ना, इसी के अंडर। अगर मान लीजिए ये ऑडिट में कोई आपकी गड़बड़ शड़बड़ निकलती है तो उस गड़बड़ के लिए जो डिपार्टमेंट ऑर्डर पास, पहले आपको क्या देगा, शो कॉज नोटिस देगा, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो आपका ऑर्डर निकाल दिया जाएगा सेक्शन 73 एंड 74 के अंदर। ये हमारी बात थी किसकी, ये गाइज हमने जो है अभी तक पढ़ लिया हमारा, एक तो टॉपिक हमने अपना असेसमेंट कवर कर लिया, स्क्रूटनी कवर कर ली, उसके साथ में हमने कवर कर लिया जो ऑडिट होता है। ऑडिट दो तरीके से होता है। कैसे होता है? डिपार्टमेंट ऑडिट करवा सकता है सेक्शन नंबर 65 के अंदर, सेक्शन 66 के अंदर एक सीए या सीएमए से भी करवाई जा सकती है ऑडिट। एक टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो करवा सकता है। ठीक है, सो गाइज आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। सर्च, सीजर एंड इंस्पेक्शन जो है उसको अगले सेशन में कवर करेंगे, और उसके साथ साथ डिमांड एंड रिकवरी ये वाले जो सेक्शन है 73, 74 ये भी हम अपकमिंग सेशंस में ही कवर करेंगे। आज के सेशन को बहुत ही जल्दी से, बहुत ही क्विकली मेरे साथ रिवाइज कर लो एक बार, क्योंकि अब जो है थोड़ी टेक्निकल चीजें स्टार्ट हो गई हैं। सेक्शन 59 में हमने सबसे पहले पढ़ा था सेल्फ असेसमेंट। जीएसटी एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, सेल्फ असेसमेंट सेक्शन नंबर 59 के अंदर की जाती है। सेक्शन नंबर 60 में हमने पढ़ा था कि भाई सेल्फ असेसमेंट के बाद प्रोविजनल असेसमेंट जो होती है वो किस तरीके से होती है, सेक्शन 60 उसकी बातें करता है। सेक्शन 61 के अंदर जो आपने रिटर्न फाइल करी है उसकी स्क्रूटनी की जाती है, और स्क्रूटनी के अंदर सब सेक्शन 1 में स्क्रूटनी होती है, सब सेक्शन 2 में अगर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई है डिपार्टमेंट तो कोई आपके ऊपर फर्दर एक्शन नहीं लिया जाता। सेक्शन 61 सब सेक्शन 3 के अंदर अगर डिपार्टमेंट आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपको क्या भेजता है, तो आपके ऊपर सेक्शन 65, 66 की या 73, 74 की आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। सेक्शन 61 के बाद सेक्शन 62 हमने पढ़ा था। सेक्शंस में कन्फ्यूज तो नहीं हो ना, सेक्शन 62 पढ़ा था, आपको दिखा देता हूं स्क्रीन के ऊपर। सेक्शन 62 हमारा होता है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के केस में जो असेसमेंट की जाती है, असेसमेंट से रिलेटेड सेक्शन था सेक्शन 62, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। सेक्शन नंबर 63 हमारा बोलता है असेसमेंट ऑफ अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिसको एज अ टैक्सेबल पर्सन जो है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, टैक्सेबल पर्सन की तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। देन नेक्स्ट हमारा है सेक्शन नंबर 64 जहां पर डिपार्टमेंट जो हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट है वो आपका टैक्स ऑडिट कंडक्ट करता है सेक्शन 64 के अंदर। नेक्स्ट हमारा सेक्शन नंबर 65 के अंदर जो है वो सेक्शन नंबर 64 के अंदर स्पेशल केस में आपकी असेसमेंट होती है, असेसमेंट इन स्पेशल केस, जब डिपार्टमेंट को लगता है कि उसके रेवेन्यू को लॉस हो रहा है। सेक्शन 65 के अंदर टैक्स अथॉरिटी आपका ऑडिट करती है। सेक्शन 66 के अंदर टैक्स अथॉरिटी जो है वो अपॉइंट करती है किसी सीए या सीएमए को एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स ऑडिट करने के लिए। और वो क्यों किया जाता है? बेसिकली जब नेचर जो है ट्रांजैक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि एक प्रोफेशनल समझ सकता है, तो वहाँ पर हेल्प ली जाती है एक प्रोफेशनल्स की, उनसे ऑडिट करवाया जाता है। ये स्पेशल ऑडिट जो है, नॉर्मल ऑडिट जो आपका होता है एनुअल रिटर्न वाला ऑडिट जो होता है वो वैसे भी खत्म हो चुका है, मैंने आपको कल ही बता दिया था। ये हमारे पॉइंट्स थे असेसमेंट, स्क्रूटनी एंड ऑडिट से रिलेटेड। अपने कल के सेशन में समझेंगे, अपकमिंग सेशंस में हम क्या कवर करेंगे, सर्च, सीजर, इंस्पेक्शन, डिमांड एंड रिकवरी, पेनल्टीज, इस तरीके से जो है सेशन हमारे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोबारा देख लेना सेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन अब स्टार्ट हो गए हैं, मिस मत करना, कोई भी चीज़ इनमें स्किप मत किया करो। ये जो अब जो सेशन है ना, ये एडवांस लेवल के सेशंस हैं, प्लीज़ कुछ भी स्किप मत करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।